आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 के मनोविज्ञान। कौन सा विषय पढ़ने वाले हैं? मनोविज्ञान। जिसमें से आपके एग्ज़ाम को लेकर के, है ना, जो 12वां क्लास एग्ज़ाम होने वाली है उसको लेकर के ख़ास VVR यानी इम्पोर्टेंट सवाल जवाब को देखेंगे जो ख़ास हो। तो सबसे पहले हम चलते हैं, आपका अध्याय नंबर 1 में है, यानी अध्याय 1 में है मनोवैज्ञानिक गुणों की विभिन्नताएं। क्या है? मनोवैज्ञानिक गुणों की विभिन्नताएं। मनोवैज्ञानिक गुणों की विभिन्नताएं। इसमें से सवाल नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि बुद्धि क्या है? क्या कह रहा है? बुद्धि क्या है? यानी अकल क्या होती है? अकल होती है तो क्या होती है? इसके स्वरूप का वर्णन करें, यानी बुद्धि के क्या तरीका, यानी कैसा रूप होता है, कैसा रंगत होता है उसका, उसके बारे में कुछ बताइए। ठीक है, यानी अकल क्या है और ये किस तरह के हैं उसके बारे में क्या हमें बताइए। तो इसका जवाब देखते हैं आंसर में। बुद्धि शब्द का तात्पर्य का मतलब होता है किसी व्यक्ति की अपनी परिवेश को समझने की क्षमता, विवेकपूर्ण चिंतन करने और जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने से है। मतलब ये हुआ कि ज्ञान, बुद्धि माने क्या हुआ? ज्ञान, तजुर्बा, नॉलेज। उससे ये हुआ कि इंसान जो है जिस माहौल में रहता है, जहाँ पे रहता है, उस चीज़ को वो भांप करके या उस हिसाब से रहता है, उसे ही ज्ञान कहा गया, उसे ही बुद्धि कहा गया। समझ गए? कोई दिक्कत समझने में किसी को? नहीं ना। आगे देखिए, मनोवैज्ञानिकों द्वारा बुद्धि का स्वरूप को बिल्कुल भिन्न ढंग से समझाया जाता है, यानी बिल्कुल अपने अलग तरीका से, भिन्न ढंग से, यानी भिन्न तरीका से मनोवैज्ञानिक अपने अपने हिसाब से समझाते हैं उसको। अल्फ्रेड बिने, नाम सुने हो? अल्फ्रेड बिने का? जी नाम सुने हो ना? अल्फ्रेड बिने जो थे वो बुद्धि के बारे में शोध कार्य करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक थे। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि पहले बुद्धि के बारे में शोध करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक का नाम बताइए। क्या बोलिएगा? अल्फ्रेड बिने। क्या बोलिएगा? अल्फ्रेड बिने। अल्फ्रेड बिने। उन्होंने बुद्धि को अच्छा निर्णय लेने की योग्यता, क्या लेने की योग्यता? अच्छा निर्णय लेने की योग्यता, अच्छा बोध करने की योग्यता और अच्छे तर्क प्रस्तुत करने की योग्यता के रूप में परिभाषित किया। अल्फ्रेड बिने क्या कहा कि अच्छा बोध, अच्छा समझ, अच्छा बोध, अच्छे तर्क, यानी अच्छी तरह से बात को बताना, अपने है ना तर्क देना, जिस तरह हम किसी बात को तर्क देते हैं ना, एग्जाम्पल एक तरह से वो देना, और अच्छी तरह प्रस्तुत करने की योग्यता। प्रस्तुत माने होता है कि अगर मिसाल तौर पर हम आपको पढ़ा रहे हैं, यही पढ़ाई में अगर कड़कपन रहेगा मेरी बोली में तो पता चला कि प्यार कम है ना, विश्वासघात ज़्यादा हो जाएगा वहाँ बोली में, नहीं करवाहट ज़्यादा होगी पैदा। तो ये कहा है कि बुद्धि वही चीज़ है कि आपको हर चीज़ का किस तरह कहना है, किस तरह प्रस्तुत करना है, किस तरह सोचना है और किस तरह बताना है। ये बुद्धि के बारे में किसने सबसे पहले बताया था? विने ने, अल्फ्रेड विने ने बताया था। ठीक है। वेस्लर महोदय, दूसरा मनोवैज्ञानिक का नाम क्या है? वेस्लर महोदय। माने होता है सर, महोदय माने क्या होता है? सर को ही हिंदी में महोदय कहते हैं। समझ गए? उसे अरबी में कहते हैं हजरत। क्या कहते हैं? हजरत। आप समझ गए? श्रीमान जी, है ना, हिंदी में जो हम लोग कहते हैं, तो महोदय ही श्रीमान जी। मतलब वेस्लर जिनका बनाया गया बुद्धि परीक्षण बहुत व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। अगर देखो विने ने बताया था, विने ने, लेकिन ज्यादातर इस्तेमाल किसका होता है? वेस्लर का। समझ आइए ना क्लियर? वेस्लर का किया जाता है। वेस्लर ने बताया कि बुद्धि को उसकी प्रकार्यात्मकता के रूप को समझना, मतलब बुद्धि किस तरह का है उसके रूप को क्या करना? समझना। अर्थात उन्होंने पर्यावरण के प्रति अनुकूलित होने में बुद्धि के मूल्य को महत्व प्रदान किया। कहा कि आपका पर्यावरण जिस तरह का होगा, आपका माहौल, भौगोलिक स्थिति जिस तरह का होगा, आप उस तरह का अपने आप को ढाल कर रखिएगा। मिसाल तौर पे अगर कोई जम्मू कश्मीर में है, वो चाहेगा कि हम गंजी पे घूमेंगे, घूम सकता है? नहीं। अगर कोई घूमेगा तो क्या समझेगा कि पगला हो गया है, लगता है मजनू हो गया, इसको कोई मतलब कोई फिक्र नहीं है ना। लेकिन वही गंजी चेन्नई में इंसान पहन कर घूम सकता है, मर्द, है ना। क्यों? क्योंकि वहाँ गर्माहट है। अभी आपका मौसम के हिसाब से न होता है। समझ गए? इसी बारे में यहाँ पे कहा गया। कुछ अन्य मनोवैज्ञानिक जैसे कि गॉर्डनर, नाम सुने हो? गॉर्डनर और स्टर्नबर्ग का सुझाव है कि, मतलब गॉर्डनर और स्टर्नबर्ग दोनों का क्या सुझाव है? देखो दोनों एक राय पे चलने वाले आदमी, यहाँ देखो अपना राय क्या देते हैं कि एक बुद्धिमान
व्यक्ति न केवल अपने पर्यावरण से अनुकूल करता है, एक बुद्धिजीवी इंसान जिस तरह का माहौल होता है उस तरह को वो ढाल लेता है अपने आप को, बल्कि उसमें सक्रियता से परिवर्तन और परिमार्जन भी करता है। जाहिर सी बात है, अगर हम शहर गए तो शहर में इंसान की जिंदगी कैसा हो जाता है मालूम है? मशीन के जैसा। कैसा हो जाता है? मशीन के जैसा। हाँ, पाठ पूजा हमेशा काम करना चाहिए आपका। शहर में अगर तुम ट्रैफिक भी पार करोगे, रोड भी पार करोगे तो हमेशा तो आपका जो आंख लेंस जो है जो पूरा काम करना शुरू कर देगा। उसी तरह गाँव में अपना सोच समझ काम करते हो, शहर में उसका सोच थोड़ा व्यापक बढ़ जाता है। ठीक है, सवाल नंबर 2 में आइए, बुद्धि के मुख्य प्रकार का वर्णन करें। बुद्धि के मुख्य प्रकार यानी बुद्धि के खास कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में कह रहा है। ये भी आपका VVI है, ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए जवाब देखिए, बुद्धि के प्रकार वो किसके हिसाब से? देखो थॉर्नडाइक के हिसाब से बुद्धि के प्रकार को 3 वर्ग में विभाजित किया। कितने वर्ग में किया है? 3 वर्ग में। जो इस प्रकार है, पहला है प्रत्यक्ष बुद्धि। पहला क्या है? प्रत्यक्ष बुद्धि। दूसरा है अप्रत्यक्ष बुद्धि। दूसरा क्या है? अप्रत्यक्ष और बुद्धि। तीसरा है सामान्य बुद्धि। तीसरा क्या है? सामान्य बुद्धि। ये किसने कहा? थॉर्नडाइक ने। ठीक है, तो प्रत्यक्ष बुद्धि क्या है इसके बारे में समझते हैं हम। इस बुद्धि द्वारा व्यक्ति को वस्तुओं एवं पदार्थों को पूर्णतः समझने की शक्ति प्राप्त होती है। मतलब प्रत्यक्ष बुद्धि में क्या होता है, यानी आमना सामना। प्रत्यक्ष में क्या हुआ? आमना सामना में ये फायदा होता है कि पूरी तरह से आदमी को सामान को समझने में क्या उसकी शक्ति प्राप्त होती है। जैसे कि अगर हम कोई चीज को, कठोर चीज को छूते हैं तो क्या लगता है, सामने में तो छू सकते हैं उसको या देख सकते हैं ना, तो इससे अंदाजा लग जाता है कि सामान कठोर है या मुलायम है, किस प्रकार का सामान है। समझ गए ना बात? इससे रचनात्मक शक्तियों की उत्पत्ति होती है। रचनात्मक मतलब सोचने की शक्ति जो होती है बढ़ जाती है। जब किसी को हम देखते हैं तो ज्यादा फीलिंग करते हैं ना उसको, और सिर्फ सुनते हैं तो उससे फीलिंग थोड़ा कम जाता है। तो पहला होता है प्रत्यक्ष बुद्धि, समझे? ये थॉर्नडाइक ने बताया कि प्रत्यक्ष बुद्धि जो है इस तरह का बुद्धि होता है। दूसरा देखो अप्रत्यक्ष बुद्धि। कौन बुद्धि? अप्रत्यक्ष बुद्धि। इस प्रकार यानी इस बुद्धि का संबंध ज्ञान प्राप्त करने में होती है। यानी अप्रत्यक्ष बुद्धि जो होता है ज्ञान इल्म लेने में ज्यादा होता है, तजुर्बा लेने में ध्यान रखो। इसके अंतर्गत चिन्हों एवं प्रतीकों के अध्ययन, पुस्तकीय ज्ञान आता है। अगर हम पढ़ाई करते हैं, अब हम पढ़ लिए कि जापान में ऐसा हो रहा है, बताओ जापान जाके देखे हैं? नहीं। सुने ना जी, तो अप्रत्यक्ष हुआ कि नहीं हुआ? वोटिंग भी करते हैं हम, अप्रत्यक्ष करते हैं। सामने कैंडिडेट को रख कर ना वोट करते हैं, बल्कि कैंडिडेट कहीं और होता है, उसका जो है वो वोट लाने वाले होते हैं कहीं और उसके नाम पे हम पुर्जा गिराते हैं, उसका नाम पे जाकर हम बटन टिपते हैं, है ना? वो अप्रत्यक्ष हुआ। समझ गए ना बात? तो अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे हम बता रहे हैं, बीने को तो हमने देखा नहीं या हमने थॉर्नडाइक को देखा नहीं, लेकिन उसके फार्मूला को हमने अभी पढ़ रहा है ना, हम अभी पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, तो ये अप्रत्यक्ष हो गया। क्या हुआ? अप्रत्यक्ष। समझ में कोई दिक्कत है किसी को? नहीं ना? आगे देखिए, अब सामान्य बुद्धि क्या है? इस बुद्धि को समाज के अनुरूप यानी समाज के अनुसार, समाज के हिसाब से जो हमारा सोशल है यानी सोशल मतलब एक्टिविटीज, उसके अनुसार समायोजित होने की क्षमता प्रदान करता है। सामान्य बुद्धि क्या है? देखा जाता है कि जिस तरह रहने का जैसा देश वैसा भेष, है ना? सुने हो कि नहीं सुने हो? जैसा देखो कि हमारा संस्कृति स्वभाव है उस तरह का जो है हमारा रहन सहन होना जरूरी है, उस तरह का हमारा उठ बैठ होना जरूरी है। अगर समाज में लोग सवेरे 9 बजे सो जाता है, 10 बजे यहाँ पे सो जाता है, तो उस तरह का जो है हमें अपना काज करना होता है। अगर समाज में देखोगे कि सब सुबह जो है, यहाँ ध्यान दो, गांव घर में हम सब रहते हैं, है ना? अक्सर ग्रामीण इलाका में क्या होता है, लोग सवेरे उठ जाते हैं। अगर कोई लेट से उठे या किसी का बहू लेट से उठे 10 को बाद, लेकिन शहर में ऐसा होता है? शहर में क्या है कि लोग सो कर ही उठते हैं 10 बजे 11 बजे, है ना? अपने साथ कहीं 12 बजे लोग उठते हैं, क्योंकि वहाँ लेट से सोते भी हैं। बात समझे? शहर में लोग घंटा के हिसाब सोते हैं, लेकिन गांव में घंटा के हिसाब लोग सोते, जब काम खत्म हुआ जब सो गया, जब मर्जी जो है अपना काम कर। लेकिन हाँ, सोने का टाइम है और उठने का उसका टाइम है, याद रखना खास तौर से। तो यहाँ पे जो है इस बुद्धि द्वारा प्राणी सामाजिक एवं सामुदायिक कार्यों की भली भांति करने में सक्षम हो पाता है। सवाल नंबर 3 में कह रहा है संस्कृति एवं बुद्धि के संबंध को लिखे। यानी संस्कृति क्या है और बुद्धि क्या है, उसके रिश्ता को लिखना है। किसको लिखना है? रिश्ता को। यानी हमारा
माहौल क्या कह रहा है, यानी हमारा यानी बुद्धि क्या कह रहा है, और हमारा रहन सहन क्या कह रहा है, यानी रहन सहन मतलब रीति रिवाज संस्कृति को। ठीक है, जवाब देखिए, बौद्धिक योग्यता पर यानी बुझने वाले समझ पर सांस्कृतिक कारकों के प्रभाव को संबंध में किए गए अध्ययनों से स्पष्ट है कि देहाती बच्चों की अपेक्षा शहरी बच्चे अधिक अंक प्राप्त करते हैं। जाहिर सी बात है, बुझने के अनुसार कहा गया है कि गांव घर से ज्यादा बच्चा पढ़ा लिखा है, ज्यादा तेज कहाँ का बच्चा होता है, शहर का बच्चा होता है। वो गौर सुनो, ये जो है क्लाइनबर्ग जो थे मनोवैज्ञानिक, क्लाइनबर्ग 1966 में स्पष्ट किया। किसने किया, स्पष्ट किया? क्लाइनबर्ग जो थे मनोवैज्ञानिक, वो स्पष्ट किए कि देहाती बच्चों की अपेक्षा, किसके अपेक्षा? देहाती बच्चों की अपेक्षा। हाँ, गौर सुनिए, उसने क्या कहा था, इसने ये कहा था कि अनुसार शहर का वातावरण देहाती वातावरण की अपेक्षा अधिक उत्तेजक होता है। जाहिर सी बात है कि हमारे गांव घर में उतना लोग देखा देखी नहीं करते हैं जितना शहर में लोग करते हैं। अगर शहर में किसी का बिल्डिंग 5 तल्ला बना होगा, तुम पड़ोस में तुम गरीब हो, तुम जाकर रहोगे, कुछ दिन रहने के बाद तुम्हारी इच्छा होगा कि हम भी जो है उस तरह का जो है घर मकान बनावे, है ना, और उसके पीछे इंसान पड़ जाता है। शहर में हर थोड़ा थोड़ा बारीकी चीज पर लोग इंसान ध्यान देता है, और भी अपने आप को तरक्की करने के लिए, जिनके कारण बुद्धि के विकास में तेजी आती है। किसके विकास में तेजी आती है? बुद्धि के विकास में। इस संबंध में प्रजाति भिन्नता का भी अध्ययन किया गया, परंतु कोई सामान्य निष्कर्ष प्राप्त नहीं किया जा सका। कैसर जहां क्या है, कैसर जहां 1982 में, कैसर जहां कब कहे थे, 1982 में कहे थे कि सामाजिक आर्थिक स्थिति के अध्ययन से यह पाया गया कि सामाजिक आर्थिक स्थिति वाले छात्रों की अपेक्षा उच्च सामाजिक आर्थिक स्थिति के छात्रों का बौद्धिक स्तर उच्च यानी स्तर उच्च था। मतलब एक बार फिर से ध्यान दीजिए, मतलब कैसर जहां ने क्या कहा था कि सामाजिक आर्थिक स्थिति के अध्ययन में यह पाया गया कि सामाजिक आर्थिक स्थिति वाले छात्रों की अपेक्षा उच्च सामाजिक आर्थिक स्थिति के छात्रों का बौद्धिक स्तर उच्च था। तामस 1983 ईस्वी में उसने क्या कहा, तथा मिलग्राम 1988 में भी समान निष्कर्ष प्राप्त किए। मतलब तीनों का जो है मतलब सोच एक जैसा ही था। ये सब यही माना कि ग्रामीण से इलाका शहरी बच्चे जो है ज़्यादा एक्टिव होते हैं, और एग्जाम के पर्पज से या कोई भी चीज़ काज करने से ज़्यादा वो अपने आप को ज़्यादा ध्यान देते हैं, ताकि वो तब ना कि साक्षरता से लेकर के शिक्षित हो, जो भी चीज़ हो वो हमेशा अधिक अंक प्राप्त करने के साथ अधिक है ना टारगेट को है ना वो अपने पूरा करने की कोशिश करते हैं। हम सबको चाहिए कि ज़्यादा इस पर ध्यान दें, समझे। देखिए सवाल नंबर 4 कह रहा है बुद्धि लाब्धि क्या है। क्या पूछ रहा है सवाल नंबर 4? बुद्धि लाब्धि क्या है? किस प्रकार मनोवैज्ञानिक बुद्धि लाब्धि प्राप्तांकों के आधार पर लोगों को वर्गीकृत करते हैं। मतलब कि मनोवैज्ञानिक जो है इंसान को उम्र और तजुर्बा के हिसाब से अलग करते हैं। बात समझ गए? किसके हिसाब से? उम्र और तजुर्बा के हिसाब से क्या करते हैं? अलग करते हैं। तो कुछ यहाँ फॉर्मूला भी दे रखा है, इसको इस पे भी ध्यान देंगे हम। तो बुद्धि लाब्धि क्या है? किसी व्यक्ति की मानसिक आयु को, यानी मानसिक माने समझदारी वाली आयु, जितना हम बुझते हैं आयु में उम्र होता है किसी आदमी के कहना, किसी व्यक्ति की मानसिक आयु को उसकी कालानुक्रमिक को ना समय के हिसाब से, समझे, आयु से भाग देने पर, किसके भाग देना, जितना बुझने आता है उसमें, जितना उसका उम्र हो रहा है उसमें क्या करेंगे हम, भाग देने पर गुना कितना करना है, 100 से गुना करेंगे। कितना गुना करेंगे? 100। उसकी बुद्धि लाब्धि प्राप्त हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ देखिए बुद्धि लाब्धि का सूत्र जो होता है, बुद्धि लाब्धि का सूत्र जो है मानसिक आयु बट्टा काल का है ना कालानुक्रमिक आयु गुना 100। मनोवैज्ञानिक बुद्धि लाब्धि प्राप्तों के आधार पर लोगों को वर्गीकृत करते हैं। इसे निम्नलिखित तालिका द्वारा समझाया जा सकता है। बात समझे? तालिका पर हम ध्यान देंगे। बुद्धि लाब्धि के आधार पर व्यक्तियों का वर्गीकरण। यहाँ देखिए खांचा, यहाँ फ्रेम बन गया। बुद्धि लाब्धि वर्ग है, लोग कितना बुझने किसको आता है, ठीक है। उसके बाद वर्णात्मक है ना वर्ग नाम, कि उसको क्या कहेंगे हम, जैसे हम किसी को कोई काम करता है तो कहते हैं अच्छा हो, खराब हो, बहुत खराब हो, अच्छा हो, बहुत अच्छा हो, है ना, अच्छों में अच्छा हो, नहीं कहते हैं ना। तो वो या उसका इसका जो है जनसंख्या प्रतिशत, ठीक है, यानी दुनिया में
लेवल पे हिसाब से लोगों को भी आंका गया, कितने लोग बुद्धिजीवी हैं, कितने लोग किया। जिस तरह हम लोग देखते हैं ना कि सरकारी, कितने लोग सरकारी नौकरी वाले हैं, यहाँ हम देखते हैं ना कि सरकारी नौकरी में कितने लोग कितने प्रतिशत में हैं, तो वो यहाँ पे आंकड़ा को यहाँ पे दिखाया गया। ठीक है, ये आंकड़ा पे थोड़ा सा हम ध्यान दे देते हैं, पहले अपना यहाँ ध्यान दे दीजिए ताकि आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं हो। देखिए, कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि 130 से अधिक जो बच्चे का है ना बुद्धि लाब्धी होगा, उसको अति श्रेष्ठ कहा गया है, मतलब अच्छा में बहुत अच्छा, यानी टॉपर एक तरह से, है ना। और वो उसकी जनसंख्या जो है 2.2% है, यानी 2.2% है दुनिया में। 120 से 130 का जो जिसको बुद्धि आयु है ना लाब्धी है, बुझने आता है, उसे श्रेष्ठ कहा गया। क्या कहा गया? श्रेष्ठ। उससे थोड़ा कम श्रेष्ठ, इसकी जनसंख्या 6.7%। कितना है? 6.7%। 110 से 119 तक जो उसको बुझने आता है, उसको जो उच्च औसत कहा गया। क्या कहा गया? उच्च औसत, यानी ठीक है। उससे जो है उसकी आवाज दुनिया में 16.1% है। कितना है? 16.1%। 90 से 109 तक की जिसकी है तो वो औसत है। क्या है वो? औसत, यानी उससे भी कम है। उसकी आबादी 50%, यानी आधा आधी दुनिया में आधा आदमी लोग ऐसे हैं जो मतलब मध्यम टाइप में, नहीं ज्यादा तेज नहीं ज्यादा भूसकोल, समझने का मतलब है मध्यम टाइप में 50%। ठीक है, 90 से 109 के बीच में आप सब जो है एक तरह से देखा जाए अभी के हिसाब से श्रेष्ठ है। क्या है? श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ? उसे जैसे समझने के लिए, जैसे कोई फर्स्ट डिवीजन ले आया, क्या ले आया, तो उसको थोड़ा श्रेष्ठ कह सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट डिवीजन थोड़ा अच्छा नंबर जो ले आया उसे श्रेष्ठ कहेंगे। एक फर्स्ट डिवीजन नंबर कम लाना है तो उसे सिर्फ श्रेष्ठ कह सकते हैं। समझे बात ना। अब यहाँ देखिए 80 से 89 अब यहाँ से गिरना औसत जो है शुरू हो जाएगा। निम्न औसत, यानी जितना बुझना चाहिए उतना नहीं बुझ रहा है। अगर आप जो है जितना समझिए कि कम बुझ रहे हैं तो वो जो है निम्न औसत। इसकी आबादी 16.1%। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सबक याद कराने में समझिए हाल खराब होना शुरू हो जाता है हम सबको। ठीक है, अब यहाँ देखिए 70 से 79 जो है उसे सीमावर्ती कहा गया है। उसे दशमलव कितना है? 6.7%। और 70 से कम के जो होगा बच्चा वो मानसिक रूप से चुनौतीग्रस्त, यानी मंदित बुद्धि 2.2% है। अब यहाँ गौर करने वाली बात है, सबसे तेज बच्चा भी देखिए 2.2% है और सबसे कम बच्चा भी 2.2% है। उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि जनसंख्या के लगभग 2% व्यक्तियों की बुद्धि लाब्धी 130 से अधिक होती है। कितना होती है? 130 से अधिक। हाँ, और उतने ही प्रतिशत व्यक्तियों की बुद्धि लाब्धी 70 से कम होती है। पहले वर्ग के लोगों को बौद्धिक रूप से प्रतिभाशाली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रतिभाशाली। जबकि दूसरे वर्ग के लोगों को मानसिक रूप से चुनौतीग्रस्त या मानसिक रूप से मंदित कहा जाता है। ये दोनों वर्ग अपनी संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और अभिप्रेरणात्मक विशेषताओं के सामान्य लोगों की अपेक्षा पर्याप्त भिन्न होते हैं। आपको ये वीडियो 2 पार्ट में मिलेगी, एक पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में 7 सवाल तक हम यहाँ पे रिकवरी करेंगे और पार्ट 2 में 5 सवाल को और रिकवरी करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा फिर, है ना, आप सब अकड़ जाइएगा फिर देखते देखते, इसलिए हम यहाँ पे अलग अलग करके यहाँ पे हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो सवाल नंबर 5 में आइए। सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है कि व्यक्तिक तथा समूह बुद्धि परीक्षण में, यानी व्यक्तिक तथा समूह बुद्धि परीक्षण में भेद स्पष्ट कीजिए। यानी व्यक्तिक परीक्षण यानी पर्सनल में और सामूहिक में क्या भेद है, यानी अकेलापन में और उसके बाद सामूहिक यानी मिलजुल करके क्या फर्क है, दोनों का फर्क को हमको यहाँ पे समझना है। यहाँ देखिए कि व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण वो बुद्धि परीक्षण है जिसके द्वारा एक समय में एक ही व्यक्ति का बुद्धि परीक्षण किया जा सकता है। बात समझे? व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण क्या है? जिससे क्या है, एक समय में, मतलब जिसके एक समय में एक ही आदमी की बुद्धि को जांचा जाए, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण कहलाया। ठीक है, समूह बुद्धि परीक्षण को एक साथ बहुत से व्यक्तियों के समूह में किया जा सकता है। व्यक्तिगत परीक्षण में आवश्यक होता है कि परीक्षणकर्ता यानी जांचने वाले परीक्षार्थी से सौहार्द स्थापित करें और परीक्षण सत्र के समय उसकी भावनाओं, भाव, दशाओं और अभिव्यक्तियों के प्रति संवेदनशील रहे। इसमें यह कहना चाह रहा है कि अगर व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण कर रहे हैं तो मनोवैज्ञानिक को चाहिए या आपको चाहिए कि पहले उस आदमी से मेल माल है ना, यानी मेल मिलाप होना जरूरी है। मेल मिलाप होना
उसके अच्छी तरह से पहले व्यवहार होना जरूरी है। और अगर आप उससे अच्छी तरह से अपना कनेक्टिव यानी अपने वार्तालाप को अच्छी तरह कर लेते हैं तो बातों बात में आप उसकी बात बोलिएगा, वो आपकी बात बोलेंगे, और उसके बाद धीरे धीरे उसकी हर बात को आप धीरे धीरे समझना शुरू कर दीजिएगा, है ना। उसकी अच्छाइयों को, उसकी बुराइयों को, वो क्या कर चाहता है, क्या करना चाहता है, मतलब उसके मतलब इत्यादि इत्यादि बहुत सारी चीज़ को हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, ये हुआ प्रश्न। जैसे कि हम कोई अपने आदमी रिश्तेदार को या कोई अपने आदमी को देखते हैं ना, जैसे मिसाल के तौर पे देखा जाए तो माँ बेटा, माँ बेटी, ये दोनों क्या है, व्यक्तिगत परीक्षण एक तरह से हो जाता है। माँ अगर तुम कभी दुखी रहोगे ना तो माँ देख कर ना पकड़ लेगी तुम्हारी बात, तुम्हारे चेहरा से, हाव भाव से, है ना। तुम मतलब बताइए तुम सुखी हो कि दुखी हो, क्यों? क्योंकि वो तुम्हें अच्छी तरह से जानती है ना। वो तुम्हें अच्छी तरह से परखी हुई है पहले से, और वो परखती रहती है, और तुम भी माँ को देखे रहते हो बराबर। अब यहाँ देखिए समूह बुद्धि परीक्षण में क्या होता है। समूह परीक्षण में परीक्षणकर्ता को परीक्षार्थियों की परीक्षार्थियों की निजी भावनाओं से परिचित होने का अवसर नहीं मिलता। जाहिर सी बात है, अगर आप सब बैठी हैं, आप सबसे अगर हम एक बार पूछेंगे कि बताइए अपने अपने बारे में, तो कोई हिचकिचाएगा, कोई हिचकिचाई भी, है ना। कोई जगह हम बोले, कोई कहा नहीं बोले। अब यहाँ पूछेंगे किसी का माँ का नाम बताओ, किसी फला का नाम बताओ, तो सर जी कहाँ से पूछ रलू है ना, क्या मतलब है, बात समझने वाली बात। लेकिन नहीं, अगर अलग अलग से बातचीत होता है, अच्छा खराब बातचीत हो गया, उसके बाद पूछ पाछ करेंगे, या आप हमसे पूछे, हम आपसे पूछें, तो आराम से आप एकदम बिल्कुल नॉर्मल जवाब दे देते हैं। तो व्यक्तिक में क्या है कि आराम से दे देना जवाब, रखने की बात है। और सामूहिक में इंसान थोड़ा हिचकिचाता भी है, समझे। चौक चौराहे पे कोई टोक दे थोड़ा देख लिए, अगर किसी से कर्जा हो, अकेला मांगे तो कोई बात नहीं, बताता था कितना परेशानी, इतना मुसीबत है, ये है वो है कि नहीं। और वही अगर 5 रुपये बीच में मांग लो, 10 रुपये बीच में मांग लो, तो वही आदमी जो अच्छा बोली बोलेगा वो बुझ जाओ कैसा बोली बोलेगा तब। तो वही हाल यहाँ पे है, उसको अक्सर में नहीं मिलता। व्यक्तिगत परीक्षण में परीक्षार्थी कुछ पूछे गए प्रश्नों का मौखिक अथवा लिखित रूप से भी उत्तर दे सकता है, या लिख कर देगा या बोल कर देगा। जाहिर सी बात है, उसको बोलने का मन नहीं होता, लिख के देगा आपको, कि ताकि और आदमी नहीं जाने। अथवा परीक्षणकर्ता के आदेश अनुसार वस्तुओं का प्रहस्तान भी कर सकता है। समूह परीक्षण में परीक्षार्थी सामान्यतः लिखित उत्तर देता है, और प्रश्न भी प्रायः बहुविकल्पी स्वरूप से होते हैं। सवाल नंबर 6 में आते हैं। सवाल नंबर 6 क्या कर रहा है, सवाल नंबर 6 को देखते हैं। चुप करा मैं तो घर मिला। सवाल नंबर 6 देखिए, अशाब्दिक परीक्षण को उदाहरण देकर समझाइए। अशाब्दिक क्या? अशाब्दिक परीक्षण को, किस परीक्षण को? अशाब्दिक परीक्षण। उदाहरण देकर समझाइए। आप देखिए उदाहरण देखेंगे कि शाब्दिक और अशाब्दिक क्या है। जवाब देखिए, अशाब्दिक परीक्षण में एकांशों के रूप में चित्रों, किसको? चित्रों, जिसमें कोई शब्द नहीं बोले, चित्र को, सिर्फ फोटो को देख करके, चित्रों अथवा चित्र निरूपणों का उपयोग किया जाता है। चित्र का या चित्र जैसा कोई चीज होता है उसको देखा जाता है। अशाब्दिक परीक्षणों का एक उदाहरण राइवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स यानी RPM है। क्या है? RPM, जिसे कहा गया है राइवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, RPM कहा गया, जिसमें परीक्षार्थी को एक अपूर्ण प्रतिरूप दिखाया जाता है। अपूर्ण प्रतिरूप, जो पूरा प्रतिमा नहीं हो, जो पूरा परछाई नहीं हो, उसको वो दिखाया जाता है, और उसे दिए गए अनेक वैकल्पिक प्रतिरूपों में से उस विकल्प को चुनना होता है जिसे अपूर्ण प्रतिरूप पूरा हो सके। मतलब इसमें ये समझाना चाह रहा है कि आपके नजदीक आधा फोटो दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? आधा फोटो। कभी मोबाइल में कुछ सर्च कीजिएगा तो वो देता चेक करने के लिए कि आप रोबोट है कि इंसान है, समझे, मानव है या इंसान है। तो देगा कि आपको साइकिल चुनना है, तो साइकिल का अलग अलग पार्ट देगा आप उसमें, जैसे कि साइकिल का चक्का अलग रहेगा, उसका पहिया वाला, उसके अलावा घंटी अलग रहेगा, है ना, सीट अलग रहेगा, सबको एक साथ जोड़ना। जो कहेगा सिर्फ कहेगा आपको क्लिक कीजिए साइकिल पे, तो आपको जहाँ साइकिल जो पार्ट होगा उसमें सबको क्लिक करना है। सही क्लिक कर दीजिएगा तो समझ जाएगा कि आदमी है, समझे ना। और अगर सही क्लिक नहीं कर पाएगा तो वो आपको आगे पासवर्ड नहीं खोलेगा, तब वो बुझ जाएगा कि आदमी नहीं, कोई मशीन नहीं, हमारे साथ फ्रॉड कर रहा है, समझे। तो यहाँ पे यही चीज़ को यहाँ पर दर्शाया गया है कि आपके नज़दीक आधा अधूरा फोटो दिया जाएगा, कोई चीज़ संकेत दिया जाएगा। आप कहेगा कि इसको आप किससे मिलाना है, मिलाइए। इसमें कुछ बोलने की जरूरत तो नहीं है, उसमें परखने की जरूरत है कि किसका दिमाग किस तरह का तेज है या नहीं है, बात समझे। ये चीज़ इसमें दिखाया गया है। चलिए सवाल नंबर 7 चलिए। सवाल नंबर 7 में क्या कर रहा है कि बुद्धि के शाब्दिक परीक्षणों की सीमाएं बताइए। यानी बुद्धि के शाब्दिक परीक्षण, ये अशाब्दिक था, अब बुद्धि के शाब्दिक परीक्षण सीमाएं कितनी है उसके बारे में बताइए। क्या है शाब्दिक परीक्षण की सीमाएं? देखिए
1 नंबर कह रहा है शाब्दिक परीक्षण में परीक्षणों को मौखिक अथवा लिखित रूप से शाब्दिक अनुक्रियाएं करनी होती है। मौखिक या बोल करके, लिखित यानी लिख करके काम करनी होती है। इसलिए शाब्दिक परीक्षण केवल साक्षर व्यक्तियों को ही दिया जा सकता है। अब साक्षर मतलब हुआ कि पढ़े लिखे लोगों को, क्योंकि जो पढ़ा लिखा आदमी होगा वही लिख कर दे सकता है जी। जो पढ़ा लिखा नहीं हुआ तो उसे बोल ही सकता है, वो लिख कर तो दे नहीं पाएगा। क्या किसी को चेक करना हो कि पढ़ा लिखा हो या जाहिल हो, यानी जाहिल तो नहीं कर सकते साहब, यानी पढ़ा लिखा हो या मतलब निरक्षर हो गया है ना, ये हो तो उससे आप क्या है कि लिखवा दीजिए। लिखने आ गया तो समझिए कि वो आदमी एक तरह से है। अब दूसरा देखिए, शाब्दिक समूह बुद्धि परीक्षण में बुद्धि की जांच एक समूह में बैठाकर की जाती है। किसमें दी जाती है? शाब्दिक समूह बुद्धि परीक्षण में बुद्धि की जांच जो है एक समूह बैठा करके की जाती है। फलतः परीक्षार्थी आसानी से एक दूसरे की नकल कर लेते हैं। ठीक है। अब देखिए इससे क्या है कि यहाँ पे जो है अगर किसी को लिखने आ रहा कि नहीं आ रहा या कुछ तजुर्बा जानने के लिए एक साथ बैठा दिया ना, तो एक इंसान एक दूसरे की मदद हेल्प ले लेता है और वो काम वो भी कर लेता है उसी तरह देख करके। तीसरा कह रहा है शाब्दिक समूह बुद्धि परीक्षण में सामूहिक परिस्थिति होने के कारण परीक्षार्थी कभी कभी कुछ कारणों से अपनी योग्यता का ठीक प्रदर्शन नहीं कर पाते। जाहिर सी बात है, कभी ऐसा होता है इंसान के मन में हिचकिचाहट होता है कि नहीं, सबका देखा देखी जो है ना उसका मन थोड़ा सा मनोबल टूट जाता है, बढ़ जाता है। जैसे कि अगर देखा जाए तो आप अकेले में या 1-2 आदमी के बीच में आसानी से बोल लीजिएगा, है ना, 10 आदमी के बीच में भी आप बोल लीजिएगा, लेकिन आपके हाथ में अगर बैग धरा दिया जाए कहीं बोलने के लिए, तब थोड़ी देर आप सोचना शुरू कर दीजिएगा कैसे हम बोले, क्या बोले, नहीं बोले, है कि नहीं, बात समझे। तो यही बात यहाँ कहना चाह रहा है कि सामूहिक शाब्दिक समूह बुद्धि परीक्षण में सामूहिक परिस्थिति होने के कारण परीक्षार्थी कभी कभी कुछ कारणों से अपनी योग्यता का ठीक यानी अपनी काबिलियत का ठीक वो बात में वो प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। तो आगे सवाल जो है 5 क्वेश्चन का सवाल जवाब जो है हम आगे पढ़ेंगे अगला पार्ट में। ठीक है, यहाँ तक।